नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 23 नवंबर 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल तो यहाँ पे था आपका अफगानिस्तान के ऊपर। अब अफगानिस्तान के ऊपर ऑलरेडी हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, तो अलग से मैंने यहाँ पे इसको डिस्कशन नहीं किया है। मैं थोड़े यूनिक आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक आर्टिकल यहाँ पे बिहार से रिलेटेड है। बिहार के बारे में बताया जा रहा है कि ओवरऑल बिहार की डेवलपमेंट इतनी खराब क्यों रही है। क्यों बिहार में, आप देखो तो जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब बिहार का डेवलपमेंटल लेवल्स और अब आज की डेट में 2021 में जो बिहार के डेवलपमेंटल लेवल्स है, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिहार की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत रही है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत रही है एंशियंट एरा में, मिडवल एरा में, लेकिन अब बिहार बिल्कुल ही गर्त की तरफ जा रहा है। तो किस हद तक पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल हैं, किस हद तक बिहार के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और कैसे बिहार को इस गरीबी की चपेट से बाहर निकाला जा सकता है, इसके बारे में एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की एक जो रिपोर्ट आई है 2019 की, इसके ऊपर समझने को। देखिए, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में आया था। उससे पहले एक और ड्राफ्ट बिल रखा था सामने, किसने? जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने। तो पहले तो इन दोनों बिलों का हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे और अभी के लिए ये जो ओवरऑल रिपोर्ट आई है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, ये क्या बोल रही है इसको देखेंगे। आज की डेट के करंट अफेयर्स में मैंने इसके बारे में बात की है, बट यहाँ इस आर्टिकल में कुछ और अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो दोनों आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। अगला आर्टिकल है पॉज एंड पॉइज, कांग्रेस की पॉलिटिक्स इन राजस्थान। राजस्थान में रिसेंटली एक कैबिनेट शफल हुआ था। आपको याद होगा पिछले साल क्या हुआ था कि भाई जो अशोक गहलोत हैं, ठीक है ना, इनकी जो बाकी लीडर्स हैं उसके साथ बनी नहीं, सिंधिया के साथ बनी, सॉरी सचिन पायलट के साथ बनी नहीं। तो ओवरऑल आप देखोगे कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, मिस्टर गहलोत के बीच में और मिस्टर सचिन पायलट के बीच में, और एक प्रकार की टूटन सी हो गई। अब क्या है, कैबिनेट रीशफल हुआ है, नए 30 मिनिस्टर्स आए और इन 30 मिनिस्टर्स में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। चाहे वो कास्ट के आधार पर रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो जेंडर के आधार पे हो, चाहे वो गहलोत और सचिन पायलट के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात हो। तो ओवरऑल इस कैबिनेट शफल को करके कांग्रेस कैसे अपने आप को 2024 के जनरल इलेक्शंस के लिए तैयार कर रही है, इसके बारे में एक व्यू पॉइंट है, इसको देखेंगे। प्लस यहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन छपा है द हिंदू का। ये क्लैरिफिकेशन मुझे एक्चुअली में लगा कि आपको एग्जाम्स पर्सपेक्टिव में भी काम आ सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, द अपग्रेडेड जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। अपग्रेडेड जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, इसको ऑपरेट कौन करता है? तो इसको ऑपरेट करता है पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। याद रखना, हिंदू में कुछ जगह पे ये लिख दिया गया था कि इसको ऑपरेट करता है नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी इन द यूएस, नहीं। अपग्रेडेड जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को ऑपरेट करता है पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और फाइनल एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, रिफॉर्मिंग द फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर सेक्टर में इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसको रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, क्या 4 की एरियाज में हमें काम करने की जरूरत है जिससे हम अपने फर्टिलाइजर सेक्टर को सुधार सकते हैं। तो इतनी न्यूज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो आकांक्षा मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया है। आकांक्षा मिश्रा का ये 9 मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक आकांक्षा मिश्रा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। बहुत लंबा समय, तो स्पेशल थैंक्स टू आकांक्षा। देन स्पेशल थैंक्स टू प्रिया रामराज। प्रिया रामराज का ये 7 मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देन अरमान कुमार ने हमको ज्वाइन किया है। अनीशा सरकार ने ज्वाइन किया। अनीशा सरकार का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक अनीशा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। अंकिता फुलजले ने हमको ज्वाइन किया। मोहन दुबे ने हमको ज्वाइन किया। मोहन दुबे का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक मोहन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देन राहुल मीना ने हमको ज्वाइन किया। पंकज कुमार ने हमको ज्वाइन किया। पंकज कुमार का 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक पंकज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। एंड नयन भास्कर ने हमको ज्वाइन किया, इनका 2nd मंथ एज ए मेंबर। So Nayan Bhaskar 2nd month as a member, Priya Ramraj 7 month as a member, Pankaj Kumar 3rd month as a member, Rahul Meena, Mohan Dubey 3rd month as a member, Ankita Fulzale, Anisha Sarkar 3rd month as a member, Arman Kumar and Akansha Mishra 9th month as a member. Special thanks to Akansha Mishra, Priya Ramraj and all those people who recurrently join my channel, and special thanks to all the guys and girls who are joining. They are very helpful. You all guys are very helpful. चलिए शुरुआत करते हैं।
पॉज एंड पॉइस, यहाँ पे बात की जा रही है राजस्थान के कैबिनेट शफल की। तो कुछ दिन पहले ही ओवरऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शफल हुआ है, नए 30 मेंबर्स आए हैं आपके, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी है राजस्थान में। 19 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 10 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, 1 चीफ मिनिस्टर है, 3 वुमेन है यहाँ पे और 4 यहाँ पे दलित्स हैं। तो कुल मिला के ये कैबिनेट रीशफल यहाँ पे कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। कुछ और फैसेट से ये कैबिनेट रीशफल जरूरी था। क्या है ना कि इस पर्टिकुलर कैबिनेट में, इस पर्टिकुलर मिनिस्टरों की कुर्सी में आप देखोगे कि कोई भी दलित मेंबर नहीं था पिछले 2 सालों में। और दलित पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन राजस्थान। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 59 SC ST सीट्स हैं और 2018 में जो इलेक्शन हुए थे ना, इन 59 सीटों में 35 कांग्रेस ने जीता था। अगर आप चले जाते हो 2013 के राजस्थान इलेक्शंस में, तो उस समय पे इन दलित सीटों में केवल 2 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, लेकिन अभी 2018 के इलेक्शन में 35 सीटें जीत गया 59 सीटों में कांग्रेस। और इतनी दलित सीटों से जीतने के बाद भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई दलित मेंबर नहीं है, तो ये एक बड़ी शर्म की बात थी, इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट किया गया है। उसके बाद अगर आप देखो तो जोग्राफिकल इम्बैलेंस इन द काउंसिल टू हैड बिकम अनसस्टेनेबल। कैसा जोग्राफिकल इम्बैलेंस? तो बात यह है कि जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान की, वो ज्यादा MLA इलेक्ट करती हैं, ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल इस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से मिनिस्टर्स नहीं थे। अब राजस्थान भी अपने आप में एक बड़ा स्टेट है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा एरिया इंडिया के अंदर अगर किसी स्टेट का है तो राजस्थान का है। तो राजस्थान के जितने भी इलाके हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरी है, और इन डेवलपमेंट के लिए उन इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव्स का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होना जरूरी है। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान का कोई मेंबर था नहीं, तो ये भी एक एनॉमली थी, जिस एनॉमली को यहाँ पे एड्रेस कर दिया गया। फिर 2018 के असेंबली इलेक्शंस में नो डाउट सचिन पायलट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था कांग्रेस की जीत में। और उसके बाद उनकी 2020 में अशोक गहलोत के साथ लड़ाई हो गई। अशोक गहलोत चूंकि चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर एक लीडर की तरह लीड करता है, और लीडरशिप की ज्यादा ही क्वालिटी दिखा दी अशोक गहलोत ने, तो भैया सचिन पायलट को पसंद नहीं पाया, तो दोनों आपस में लड़ पड़े। हालांकि सचिन पायलट ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, बीच में यह भी हुआ था कि बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब एक नया इक्विलिब्रियम आ गया। मिस्टर पायलट ने ओपनली बोला है कि चाहे मुझे गुजरात भेजा जाए, चाहे मुझे कहीं भेजा जाए, मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा और जो मुझसे पार्टी कमांड बोलेगी वो मैं करूंगा। तो कुल मिला के ओवरऑल कांग्रेस ने ये जो, अब देखिए कांग्रेस के इंटरनल फियास्कोस बहुत जगह देखने को मिले। ये जो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू वाला इशू हुआ है, अभी भी कुछ हद तक वो चालू है। तो राजस्थान के अंदर अपने इंटरनल इश्यूज को कांग्रेस ने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया है, एंड दे आर रेडी फॉर 2024 जनरल इलेक्शंस। क्योंकि हुआ यह था कि भले ही 2018 के असेंबली इलेक्शंस को कांग्रेस जीत गया हो, जब 2019 में जनरल इलेक्शंस हुए ना, तो 25 लोकसभा सीट्स हैं आपकी राजस्थान से, एक भी नहीं जीती कांग्रेस, और ज्यादातर बीजेपी यहाँ पे खींच के ले गई। तो कुल मिला के ओवरऑल अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को साइड रखना जरूरी है और लोगों के ऊपर फोकस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पंजाब और राजस्थान के फियास्को से कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुका है। तो इनके इंटरनल इश्यूज सॉर्ट आउट होने चाहिए अगर थोड़ा भी इनको जीतना है 2023 के राजस्थान असेंबली इलेक्शंस में या 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है। अशोक गहलोत की बात की जाए तो 70 साल के हैं ये भी। अब इनका तो ये बोलना है कि 20 साल तक पॉलिटिक्स में और एक्टिव रहेंगे, लेकिन उतना सही नहीं होगा, क्योंकि सचिन पायलट जैसे प्लेयर अभी एक्टिव हैं, 44 साल के हैं सचिन पायलट, और ओवरऑल एक लीडर की तरह काम करते हैं, रूरल अर्बन मासेस के साथ कनेक्ट रखा हुआ है, कंजर्वेटिव भी हैं, मॉडर्न भी हैं। तो कुल मिला के लीडरशिप ट्रांजिशन होना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस की हाईकमांड यहाँ पे देखेगी। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फॉलोइंग शॉर्ट। Joint Parliamentary Committee bill gives much leeway to government to exempt its agencies from data protection provisos। देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले डाटा प्रोटेक्शन के लिए एक ड्राफ्ट बिल आया था 2018 में, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 का। इसको किसने दिया था? जस्टिस श्री कृष्णा कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। तो जस्टिस श्री कृष्णा कमिटी ने यह ड्राफ्ट बिल दिया था। किसको सबमिट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 2018 में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शायद ये बिल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इस बिल का एक रिफॉर्म्ड फॉर्म रिलीज किया,
जिसका नाम था द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। ध्यान रखिएगा, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स का जो 2018 का पर्सनल डाटा बिल है और ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का है, इन दोनों में काफी फर्क है। और फाइनली जब सरकार ने इंट्रोड्यूस किया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, तो इस बिल को डिस्कस करने के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई 2019 में, और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पिछले 2 साल से इस बिल को लेकर डिस्कशन कर रही है। बहुत सारे लोगों का बोलना है कि कोविड की वजह से चीजें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन देखिए अब कोविड के चलते दुनिया तो चालू ही है ना। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जैसी इंपॉर्टेंट चीज को आप कोविड के चलते कितने दिन तक डील करोगे। तो ओवरऑल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर अब इस कमेटी ने अपनी सुनवाई कर ली है और ओवरऑल इन्होंने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट की है। मेजॉरिटी ऑफ द कमेटी ने ये बोला है, जैसा कि मैंने आज की करंट अफेयर्स में आपको बताया, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, एनआईए, सीबीआई जैसी, रॉ जैसी, भाई इनको आप पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के प्रोविजन से दूर रखो, इनको एग्जेम्पशन दो। और ये एग्जेम्पशन दिया गया है अंडर क्लॉज 35 ऑफ द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अपोजिशन के मेंबर्स डिमांड कर रहे हैं, लगभग 8 लोगों ने यहाँ पे डिसेंट नोट पब्लिश किए हैं कि नहीं भाई ये गलत है, आप ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को ऑन बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यहाँ पे एक्सपेंशन दे रहे हो, ये सही नहीं है, एग्जेम्पशन दे रहे हो, ये सही नहीं है। यहाँ पे एक तो आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा 2017 का जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस यहाँ पे बार बार क्यों आ रहा है, सुबह मैंने करंट अफेयर्स में बात की थी। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट शब्दों में एक बात बोली है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। अब जब राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बन गया है, तो आप कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बना सकते जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल कुछ हद तक उस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई। क्या क्या बातें बताई गई? सबसे पहली बात तो यह है कि जो 2018 का जस्टिस श्री कृष्णा का बिल था, उसमें केवल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड मैटर्स को एग्जेम्पशन दिया गया था अंडर द डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, तो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी वाले बिल ने बोला था कि ठीक है भाई, डाटा प्रोटेक्शन के क्लॉज को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन अब जो 2019 में बिल आया था, उसमें पब्लिक ऑर्डर को भी एक वजह दे दी गई। तो सरकार ने बोला कि भाई पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे भी हम अलग अलग एजेंसीज को डाटा प्रोटेक्शन बिल से एग्जेम्पशन दे सकते हैं। अब पब्लिक ऑर्डर का तो एम्बिट बहुत बड़ा है, इस प्रकार से तो सरकार मिसयूज करने लगेगी, ऐसा बहुत से मेंबर्स बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग जयराम रमेश ऑफ द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। फिर 2018 का जो श्री कृष्णा बिल था, उसने दो चीजों की और बात की थी। एक तो इसने जुडिशियल ओवरसाइट की बात की थी, और इसने एक पर्सनल पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की बात की थी। तो जुडिशियल ओवरसाइट एंड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, दो तरीके की ओवरसाइट की बात की थी। मतलब पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल से अगर किसी को भी एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो इस एग्जेम्पशन को टेस्ट कर सकती है जुडिशरी भी और पार्लियामेंट भी। ऐसा बोला था जस्टिस श्री कृष्णा की कमेटी रिपोर्ट ने। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोला 2019 के सरकारी बिल ने। 2019 के सरकारी बिल ने बोला कि भाई देखो, इस बिल की इंप्लीमेंटेशन के लिए जो डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी आप बनाओगे, उस डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मेंबर्स का सिलेक्शन पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट करेगी, मतलब सरकार करेगी। पार्लियामेंट का और ओवरऑल जुडिशरी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के सरकार ने, ऐसा समझ में आ रहा है इस आर्टिकल को पढ़ने से, कि 2018 की जो श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे चेंजेस यहां पे कर दिए हैं। और ये चेंजेस यहां पे बहुत सारे अपोजिशन जो मेंबर हैं आपके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, उनको यहां पे पसंद नहीं आए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बहुत सारे डिसेंटिंग मेंबर्स का यह बोलना है कि अगर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर आप किसी को भी एग्जेम्पशन दे रहे हो, तो उस एग्जेम्पशन की एक जुडिशियल इंक्वायरी हो सके, एक पार्लियामेंट्री इंक्वायरी हो सके। लेकिन अभी के पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर जो है राज्यसभा के, कांग्रेस के जयराम रमेश साहब, उन्होंने अपने डिसेंट नोट में साफ साफ लिखा है कि द गवर्नमेंट मस्ट कंप्लाई विद द बिल्स रिक्वायरमेंट ऑफ फेयर एंड रीजनेबल प्रोसेसिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द नेसेसरी सेफगार्ड्स। ठीक है भाई। तो ओवरऑल अभी इन सब बातों को लेके यहाँ पे बहस चल रही है कि भाई पब्लिक ऑर्डर को क्या एक ग्राउंड ऑफ एग्जेम्पशन बनाया जा सकता है
एक तो इस बात के ऊपर बहस चल रही है। दूसरा, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंदर जब मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होगा तो केवल सरकार डिसाइड करेगी या फिर जुडिशरी या पार्लियामेंट थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकती है। एक तो इस बात को लेकर बहस चल रही है, समझ गए। अब अगर आप बात करो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स की, तो अगर यूरोप का जनरल डाटा प्रोटेक्शन बिल अगर आप देखो, तो यूरोप के जनरल डाटा प्रोटेक्शन बिल के हिसाब से अगर आप देखें तो पब्लिक ऑर्डर को एग्जेम्पशन देना सही नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सोवरेनिटी, ये सब तो पोटेंट ग्राउंड्स हैं, लेकिन आप ये बोल दो कि पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे आप एग्जेम्पशन दे रहे हो ओवरऑल अलग अलग एजेंसीज को अंडर द डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। अक्टूबर 2021 में ग्लोबल प्राइवेसी असेंबली हुई, जहां पे प्राइवेसी कमिश्नर्स आए 19 कंट्रीज के, यूरोपियन यूनियन के, जापान के, यूके के, और ओवरऑल उन्होंने क्लियर कट रेजोल्यूशन निकाला प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, जिसमें पर्सनल डाटा के ऊपर किस प्रकार से हम लोग ओवरऑल स्नूपिंग का, सर्वेलेंस का अलाउ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस असेंबली ने बोला कि लीगल बेसिस पे क्लियर और प्रिसाइज रूल्स होने चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, डाटा सब्जेक्ट राइट्स, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, इफेक्टिव रेमेडीज एंड रिड्रेस ऑफ इंडिविजुअल्स अफेक्टेड। तो कुल मिला के ओवरऑल ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ड्राफ्ट बिल अडॉप्ट किया है, इट हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट ब्लैंकेट मिसयूज बाय द स्टेट। मतलब यहां पे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिस बिल को अडॉप्ट कर रही है, यहां पे लोगों के राइट्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। अभी भी यहां पे मिसयूज के बहुत सारे एवेन्यूज को छोड़ दिया गया है, और पार्लियामेंट को बहुत जरूरी है कि वो इन एवेन्यूज को एड्रेस करे और प्रॉपर सिक्योरिटी कंसर्न्स को यहां पे लेके आए। ठीक है, तो ये सब बातें यहां पे बताई गई। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार रिबेट फॉर ग्लोरी इज विद इन रीम ऑफ पॉसिबिलिटी। ये रिसेंटली शुभम कुमार साहब बिहार के हैं, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के टॉपर हैं। 2020 में इनकी नंबर 1 रैंक है। ज्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका नाम आपने सुना होगा। तो अब अगर बिहार की ग्रोथ की बात की जाए, तो जब शुभम कुमार जैसे लोगों का आप नाम सुनते हो तो आप बोलते हो कि हाँ भाई, बिहार में टैलेंट है। लेकिन जब आप आ जाते हो बिहार की इकोनॉमी और सोशल बैकग्राउंड में, तब आपको कुछ अलग ही पिक्चर नजर आती है, ऐसा ये आर्टिकल बोल रहा है। और इसके लिए इस आर्टिकल ने बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स दिए। जैसे बिहार की अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करो, तो करंट प्राइसेस 1997-98 के हिसाब से बिहार की लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है 4014 रुपए। जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम है एवरेज, उसका 31.58% बिहार की पर कैपिटा इनकम है। 2019-20 की बात की जाए तो ओवरऑल जो सालाना आप कह सकते हो, इट रिमेन्स एट द लोएस्ट एट 55,071। मतलब बिहार की पर कैपिटा इनकम 1997-1998 में थी 4014 रुपए, और ये 2019-20 में बढ़ के हो गई है 45,071 रुपए। 1997-1998 में कंट्री की एवरेज की 31.5% थी, 2019-20 में 33.58% है। मतलब परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट केवल 2% का इजाफा हुआ है। मतलब बिहार में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है पिछले 22 सालों की अगर बात की जाए तो, क्योंकि 1997-98 को 2019-20 से आप कंपेयर कर रहे हो। अब अगर आप इसको देश के बाकी स्टेटों से कंपेयर करो, अगर आप गोवा से कंपेयर करते हो, तो गोवा की पर कैपिटा इनकम से अगर आप देखो, तो गोवा की पर कैपिटा इनकम जो 1997-1998 में थी वो बिहार के 8 गुना थी, और आज की डेट में जो गोवा की पर कैपिटा इनकम है 2019-20 में, वो बिहार से 10 गुना ज्यादा है। सिक्किम की पर कैपिटा इनकम 1997-1998 में बिहार के 3 गुना थी, आज की डेट में 9 गुना ज्यादा है। केरला की पर कैपिटा इनकम 1997-1998 में बिहार से 3.62 गुना थी, आज 5 गुना ज्यादा है। और इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स बाकी स्टेटों के लिए भी कहे जा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो बाकी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, वो बिहार से बहुत ज्यादा अमीर है। वहां पे जो पर्सनल डेवलपमेंट है लोगों की, वो बिहार से बहुत ज्यादा है। तो बिहार कैसे इतना पिछड़ गया? अगर नीति आयोग की रिपोर्ट की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो बिहार का जो पॉइंट है वो 100 में से 52 निकल के आता है, ठीक है ना। जबकि इंडिया में जो एवरेज पॉइंट है वो 66 है। केरला टॉपर है 100 आउट, मतलब 75 आउट ऑफ 100, और बिहार कितने पे? 100 में से 52 पे। तो कुल मिला पे बिहार में डेवलपमेंट हुई नहीं। और क्यों नहीं हुई है? ऐसा बोला जा रहा है कि बिहार में एक डिक्लाइन हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस। जब हमें आजादी मिली, तो आजादी का क्या मतलब है?
आज़ादी का मतलब ये है कि अब हम ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, लेकिन बिहार नीचे जाता गया। एक रिलेटिव डिक्लाइन देखने को मिला है पोस्ट इंडिपेंडेंस फिनोमिना की तरह बिहार के अंदर। बिहार जो कि एक समय पे ग्लोरी का, ग्रैंड्योर का, नॉलेज का, वेल्थ का सेंटर हुआ करता था एंशिएंट इंडिया में मौर्य और गुप्त एज के दौरान, वो अब आप देखोगे कि बिल्कुल गर्त में गया है। इनफैक्ट मुगल्स और ब्रिटिश के दौरान भी जो बिहार था वो बेटर ऑफ प्रोविंसेस में आता था, लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद बिहार की हालत बहुत खराब हो गई है। जब देश आजाद हुआ था तो बिहार की पर कैपिटा इनकम देश की पर कैपिटा इनकम का 80% थी, और अब वो 33% पे आ चुकी है। और मैं आपको इनडायरेक्टली बता दूं, यहाँ पे बिहार की इस गर्त में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है पॉलिटिशियंस को। एमएलएज और एमपीज, ये जो दो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के टाइप्स है ना, ये लोगों के गाइड होते हैं। इन एमएलए एमपी के कैरेक्टर, कैलिबर और कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका रीजन कैसे ग्रो करेगा। और बिहार की बात की जाए तो बिहार क्रिमिनलिटी में बहुत ज्यादा है, और ये क्रिमिनलिटी इनके रूलर्स में दिखती है। बेसिकली ये जो एमपी एमएलएज है ना, ये ज्यादातर क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के हैं बिहार के अंदर। एक रिपोर्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, जिसने ये बोला कि अभी जो न्यूली इलेक्टेड एमएलएज है ना बिहार के, इसमें से 68% के ऊपर पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस हैं और 51% के ऊपर सीरियस पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस हैं, रेप और मर्डर जैसे इल्जाम है। अगर आप पूरे देश की बात करो तो पूरे देश में अगर 3980 एमएलएस हैं, उनमें से 40% के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और 26% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। जबकि अगर आप बिहार असेंबली 2015 की बात करो तो बिहार में 58% एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और 40% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 2014 में जो लोकसभा इलेक्शंस में बिहार के एमपीज इलेक्ट हुए हैं, उनमें 50% लोगों के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। मतलब ओवरऑल जो देश का एवरेज है ना एमपीज और एमएलएस में क्रिमिनलिटी का, उसमें बिहार भैया बिल्कुल आला अव्वल दर्जे पे आता है। तो कुल मिला के ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि आगे आने वाले समय में अपनी जगह को आगे बढ़ाएंगे, ओवरऑल वहां पे लोगों का विकास करेंगे। लेकिन विकास तो क्या ही होगा यहाँ पे, अगर क्रिमिनल्स यहाँ पे लीड कर रहे हैं, जो कि बिहार के कंटेक्स्ट में हमको साफ साफ नजर आ रहा है, तो क्या ही यहाँ पे ग्रोथ होगी। जब लिबरलाइजेशन हुआ 1990s का, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, तो उन एलपीजी रिफॉर्म्स में यह पता चला कि भाई इंडिया की ग्रोथ यहाँ पे एक्सेलरेट होगी, लेकिन बिहार लेफ्ट आउट हो गया। बिहार क्यों लेफ्ट आउट हो गया? बिहार की ज्योग्राफी लैंड लॉक थी, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था, गवर्नेंस बिहार में बहुत बेकार चल रही है, फिजिकल बेस वहां पे पुअर है। बिहार बहुत लंबे समय से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहा था केंद्र से, लेकिन केंद्र ने स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि बिहार में ना तो हिली टेरेन है, ना ही बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी ट्राइबल है, तो इस बेसिस पे बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि बिहार इस समय पे हिल कैटेगरी स्टेट से भी बहुत ज्यादा गरीब है, तो इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जरूरत थी। लेकिन वो भी तब यूजफुल होगा जब बिहार के अंदर जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं वो लोगों के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। वो क्रिमिनलिटी में अपने आप में पैसा बांट के करप्शन करके खा जाएंगे, कद्दू कटेगा सम्मे बटेगा, तो फिर क्या ही मतलब है। समझ गए? तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है, एमएलएस और एमपीज ये किस प्रकार से अपने लोगों के लिए काम करते हैं, इस पे बहुत हद तक चीजें डिपेंड करती हैं। और बिहार के पॉलिटिशियंस के बारे में सबको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं। फिर आगे बात की जाए तो बिहार की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे इंडिया में, प्रति स्क्वायर किलोमीटर बिहार में 1102 लोग रहते हैं, जो कि इंडिया के एवरेज के 3 गुना है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बिहार में बहुत ज्यादा है। 2011 से लेकर 2021 के टाइम पीरियड में बिहार की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है 18.16%, जबकि पूरे देश की ग्रोथ थी 12.56% की। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ले लो, एजुकेशन ले लो, हेल्थ ले लो, इन सब में बिहार पीछे छूट गया। कुछ चीजों में बिहार अच्छा है, जैसे केरला और वेस्ट बंगाल के बाद तीसरे नंबर पे आता है रोड्स के कंस्ट्रक्शन में बिहार। फिर आप देखोगे कि अगर आप हेल्थ बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात करो, मेडिकल प्रोफेशनल्स पर लाख ऑफ पॉपुलेशन की अवेलेबिलिटी की बात करो, तो बिहार की परफॉर्मेंस सबसे गंदी है। एक समय पे पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये आला हॉस्पिटल्स में, आला कॉलेजेस में आते थे। अब ये बिल्कुल ही गर्त में जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। आज की डेट में बिहार में एक दिन में 9 मर्डर्स होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना धीमे है कि एक कल्प्रेट को सजा देने में कहो डिकेड्स लग जाए।
और इसके लिए सिर्फ एमएलए एमपी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए एमएलए एमपीज अगर इलेक्ट होके पावर में आते हैं तो उनके सामने एक प्रेशर होता है कि उनको 5 साल बाद फिर से इलेक्शन जीतना है, और अगर उनकी जनता उनको इलेक्शन में हरा देती है तो डेफिनेटली वो उस डर में रहेंगे कि जनता इलेक्शन में हरा देगी तो भाई जनता के लिए काम करो, नहीं तो हम हार जाएंगे। अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो ओवरऑल बिहार के अंदर जो लोग हैं वो कास्ट के बेसिस पे वोट डालते हैं, और अगर आप सिर्फ कास्ट धर्म इन सब बेसिस पे वोट डालोगे तो डेवलपमेंट कौन देखेगा आपको? आपको तो अपना डेवलपमेंट करवाना है ना। डेवलपमेंट करवाने के लिए आपको कास्ट धर्म जैसी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, और वो यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। इसीलिए बिहार यहाँ पे गर्त में। हालांकि अब बिल्कुल भी इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे बिहार ऊपर उठ रहा है। अब इतना नीचे जा चुका था कि ऊपर उठने में भी 5, 10, 15 साल आराम से लग जाएंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बिहार के हालात अच्छे नहीं है। और फाइनली बहुत कम समय में रिफॉर्मिंग द फर्टिलाइजर सेक्टर को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। 1991 से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में आए हैं, लेकिन अगर आप देखो तो हमारा जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फर्टिलाइजर 3 न्यूट्रिएंट्स पर आधारित होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और अगर इंडिया में फर्टिलाइजर सब्सिडी में किसी एक फर्टिलाइजर पे सबसे ज्यादा पैसा खत्म किया गया है तो वो किया गया है यूरिया पे। अगर बात की जाए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 1991-1992 की, तो इस इकोनॉमिक सर्वे ने यह बताया कि जुलाई 1981 से लेकर जुलाई 1991 तक फर्टिलाइजर के दाम ही इंडिया में नहीं बढ़ाए गए। हर चीज के दाम बढ़े बट फर्टिलाइजर के दाम नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि एग्रीकल्चरली ये सोसाइटल हो जाता है, फार्मर्स को यहाँ पे फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी थी, तो इसीलिए आप देखोगे कि 10 साल तक दाम ही नहीं बढ़ाए गए। जब फाइनली यूनियन बजट आया जुलाई 1991 का, तो फर्टिलाइजर के दाम 40% बढ़ा दिए गए। जब फर्टिलाइजर के दाम 40% बढ़ा दिए गए तो इतना बवाल बचा कि उसी साल अगस्त में 30% तक दाम बढ़ाए गए। 40% की जो बढ़ोतरी थी उसको 30% पे ले आए, और अगले साल उसी बढ़ोतरी को 17% पे ले आए। और फार्मर्स के लिए बोला गया कि भाई स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए कोई भी फर्टिलाइजर के दाम नहीं बढ़ेंगे। तो कुल मिला के 1991 में जो एक कोशिश शुरू हुई थी हमारी सरकार की कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के ऊपर कम पैसा खत्म करो, वो कोशिश यहाँ पे फेल हो गई। इतना अपोजिशन आया कि भैया फर्टिलाइजर तो देनी ही पड़ेगी, सब्सिडी तो देनी ही पड़ेगी। और पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है ना वो बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट जब फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी कम की गई तब बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर कुछ हद तक शुरू हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि एनपीके फर्टिलाइजर 4:2:1 के रेशियो में होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये रेशियो हिला हुआ है। 1991-1992 में रेशियो था 5.9:2.4:1। 1993-94 में ये हो गया था 9.7:2.9, आप कह सकते हो 1। कुल मिला के आपको यहाँ पे ये देखना है कि हमारी सरकार ने कोशिश तो की कि बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन हो, लेकिन ये कोशिश हमेशा फेल हो गई। हमेशा एक ऐसा तबका था जो अपोजिशन करता था, और उस अपोजिशन के चलते फर्टिलाइजर सब्सिडी सरकार को देनी ही पड़ती थी। और ज्यादातर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी ना वो यूरिया के फॉर्म में होती थी, और यूरिया के फॉर्म में तो एक समय पे इतनी ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी होने लगी कि इंडिया की यूरिया को पाकिस्तान और चाइना में स्मगल किया जाने लगा। क्योंकि यूरिया सबसे सस्ती इंडिया में बिक रही थी, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश में बहुत महंगी थी, तो इंडिया से वहां पे यूरिया स्मगल होने लगी, क्योंकि इंडिया यहाँ पे आप कह रहे हो सब्सिडी दे रहा था। अगर आप देखें तो 2021-22 में जो यूनियन बजट था फर्टिलाइजर सब्सिडी का वो था 79,530 करोड़। 2017-18 में था 66,468 करोड़। और ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। बहुत तेजी से क्यों बढ़ने वाला है? उसका रीजन भाई यहाँ पे ये है कि इंटरनेशनल फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे हैं। अगर आप यूरिया प्राइसेस की बात करो तो यूरिया प्राइसेस सितंबर 2020 में थी $270 पर मेट्रिक टन, जो कि नवंबर 2021 में इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच चुकी है $900 पर मेट्रिक टन। डाई अमोनियम फॉस्फेट की अगर आप बात करो तो ये सितंबर 2020 में थी $360 पर मेट्रिक टन, जो कि नवंबर 2021 में पहुंच चुकी है $825 पर मेट्रिक टन। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में फर्टिलाइजर के दाम बिल्कुल पागलों की तरह बढ़ रहे हैं, और अगर ये दाम बढ़ेंगे और इंडिया इंपोर्ट करता है फर्टिलाइजर को तो हमारे यहाँ पे भी दाम बढ़ने वाले हैं भाई, बिल्कुल बढ़ेंगे हमारे यहाँ पे दाम। ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। 2001 में यूरिया के दाम थे 4.6 रुपए, 2021 में हो गए 5.36 रुपए। अब प्रॉब्लम यह कि हम पूरी की पूरी यूरिया बना नहीं रहे, हम बहुत सारी यूरिया को इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, और जब हम यूरिया को इंपोर्ट करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में दाम ज्यादा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो हमारा खर्चा तो होगा ही ना। अगर आप देखो
तो यूरिया की डिमांड कंट्री के अंदर है 34 से 35 मिलियन टन। हमारा प्रोडक्शन कितना है? 25 मिलियन टन, मतलब 9 से 10 मिलियन टन हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात करो तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 5 मिलियन टन, हम कंज्यूम कितना करते हैं? 12 मिलियन टन, तो 7 मिलियन टन इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। और इंपोर्ट किस दाम पे करोगे? इंपोर्ट इस बढ़े हुए दाम पे करोगे। तो जब बढ़े हुए दाम पे करोगे इंपोर्ट, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी तो बढ़ेगी ही ना। और वो इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि आप समझिए, अभी के लिए अगर फार्मर एक बैग खरीदता है यूरिया का, तो फार्मर को पे करना है 268 रुपए और सरकार को अपनी जेब से निकालने हैं 930 रुपए। मतलब कि इस फर्टिलाइजर का 78% पैसा टैक्स पेयर की जेब से निकल रहा है। हालात बहुत ज्यादा खराब है। और इनको सही करने के लिए 4 की पॉलिसी एरियाज को बता रहे हैं यहाँ पे ऑथर। पहला पॉलिसी एरिया क्या है कि फर्टिलाइजर के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट मत हो। इंटरनेशनल प्राइसेस में मार्केट के दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे हैं, तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ यूरिया का, बाहर से कम इंपोर्ट करो। इसलिए आप देखोगे कि इंडिया में गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, तलचेर और रामागुंडम में पब्लिक सेक्टर में फर्टिलाइजर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। दूसरा, ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, जो कि केवल आप कह सकते हो कि डाइमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश तक थी, इसको यूरिया तक भी लेके जाओ। यूरिया भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर आना चाहिए, ताकि नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया का प्रयोग थोड़ा और साइंटिफिक तरीके से हो सके। तीसरा, प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए हमको अल्टरनेटिव अप्रोचेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इनके प्रयोग के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। श्रीलंका जैसा भी नहीं कर देना है कि सब कुछ आपने ऑर्गेनिक ही कर दिया तो पता चला वहां पे क्रॉप्स की कमी पड़ गई। लेकिन हाँ, कंपोस्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना, बायो फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करना, इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करना, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंस कम हो। और फाइनली, इंडिया शुड पे अटेंशन improving fertilizer efficiency through need based use rather than broadcast fertilizer in the field। तो हर साल जो किसानों का ये है ना कि फर्टिलाइजर डालना ही डालना है, आप फर्टिलाइजर तब डालो जब आपकी जमीन को फर्टिलाइजर की जरूरत है। बेफिजूल में अपनी जमीन को फर्टिलाइजर से भरे मत रहो, ये भी यहाँ पे ऑथर ने बोला। तो ये कुछ तरीके अगर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो चीजें अच्छी हो सकती हैं। और इफको द्वारा प्रोड्यूस किया गया ये जो नैनो यूरिया है, ये यूरिया के यूजेज में एक प्रॉपर एक प्रेसिडेंट सेटअप करता है। नैनो यूरिया के यूजेज से ओवरऑल जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन है वो कम हुआ है, और ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई दोस्तों। आई होप आपको काफी कुछ यहाँ पे जानने को मिला होगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा, और मैं आपसे जल्दी ही अगले लेक्चर में मिलूंगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।